आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम जो छठा मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन है वो करने वाले हैं। और आपका जो अपना चैनल है उसका नाम हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन है। इसके ऊपर आपको जो हिंदी मॉडल पेपर है वो भी जल्दी ही देखने को मिलेंगी, कोशिश है टाइम रहा तो। इसके ऊपर हम छठा मॉडल पेपर है वो सॉल्यूशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम राजस्थान इतिहास के 10 प्रश्न है वो करने वाले हैं। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए सीधी चर्चा करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। जो छठा मॉडल पेपर है पहले पेपर में सेकंड ग्रेड के अंदर उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा साथ में आपको रिवीजन करते जाना है और टेस्ट है वो देने हैं। भले ही आपको कोर्स कहीं से खरीद रखा हो, किसी से पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, लेकिन आपको जो पुराने प्रश्न हैं मॉडल पेपर हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा आप निकालना चाहिए। और आप सभी सर्वविदित हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये आज का हमारा पहला प्रश्न है, वो ये है कि आहड़ को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता था क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले हैं। घर बनाने के लिए धूप में पकी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अर्थव्यवस्था की शिकार पशुपालन पर आधारित थी। जली हुई ईंटों का निर्माण भी यहाँ पर पाया जाता नहीं। यहाँ पर तो ताम्रवर्ती नगरी है आहड़ को, वो यहाँ पर तांबे के औजार मिले हैं सबसे बड़ी मात्रा में। तो पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। बड़ा प्यारा प्रश्न है, वो ये कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। जैसा आरपीएससी अभी अपने पैटर्न के हिसाब से चल रही है साथियों, हमने उसके हिसाब से प्रश्नों का निर्माण है वो किया है। आपने रीट के अंदर देखा होगा, हम अपनी बढ़ाई नहीं करते, लेकिन आप जाकर के जो लगभग 25-30 प्रश्न करवाए थे वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। 20-30 मिनट का वीडियो होगा, आप जाके देख लेना। और आज हमारा ये छठा मॉडल पेपर हम कर रहे हैं। जल्दी ही आपको 10 मॉडल पेपर के लिए कहा था वो हम करवा देंगे एग्ज़ाम से ठीक पहले। और दूसरा प्रश्न है कि विराटनगर जिसे पहले विराट के नाम से जाना जाता था, बिल्कुल सही है। जाना जाता जोधपुर शहर के में स्थित नहीं, यहाँ पर गड़बड़ी कर दी। छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। तो ये विराटनगर जयपुर में था, तो यह गलत है, वो हो गया। विराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, बिल्कुल सही। सही कूट का हमें चयन करना है, तो इसमें केवल 2 सही हो जाएगा, केवल 2, यानी दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने यह है कि पुरा स्थल ओधियाना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है प्रश्न में। अगर हम प्रश्न को सही ढंग से पढ़ लेते हैं तो लगभग आधा प्रश्न है, 40 से 50% प्रश्न है वो हल कर लेते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर सत्य है और नहीं को नहीं पढ़ेंगे तो प्रश्न को गलत कर सकते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है, ओधियाना है वो किस प्रकार का स्थल है। ताम्रयुगीन सभ्यता नहीं, लोहयुगीन सभ्यता है। ये उत्खनन कार्य आर.सी. अग्रवाल, बी.आर. मीणा और लोक त्रिपाठी के संबंध में किया गया था। वृषभ और गाय की जो मृण मूर्तियां हैं वो यहाँ से हमें देखने को मिली। सफ़ेद रंग के में डिजाइन बनी हुई। कोठारी नदी के निर्माण से विकसित है। कोठारी नदी के किनारे है वो ओधियाना सभ्यता विकसित है। नहीं, सॉरी, प्रश्न को मैंने कहा ना वैसे ही प्रश्न इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। हाँ, ताम्रवर्ती नगरी थी, सॉरी मैं थोड़ा सा हो गया था। उत्खनन कार्य आर.सी. अग्रवाल और बी.आर. मीणा के द्वारा किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। वृषभ और गाय की जो मृण मूर्तियां यहाँ पर मिली है और उसके ऊपर सफ़ेद रंग की डिजाइन भी बनाई गई है, ये भी सही है। ये कोठारी नदी के किनारे नहीं है। ये ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। इस प्रकार हमें पूछा कि सत्य नहीं है, तो पहला ऑप्शन यानी डी है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है ये कि सन 1437 में मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। जो 1437 में युद्ध होता है उसका तत्कालीन कारण है वो क्या रहा होगा, ये पूछा है। नागौर का राजनीतिक नियंत्रण का मुद्दा करना, मालवा महपा पमार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार करना, यही रहा था कि महपा पमार है उन्होंने मेवाड़ को सौंपने से मना कर दिया। मालवा का सिरोही की देवा राजपूत मेवाड़ से विरुद्ध समर्थन करना, मेवाड़ का मंडू
दरबार में एक विद्रोही सामंत के रूप में आश्रय देना नहीं। महपा पंवार थे, उन्होंने मेवाड़ को सौंपने से इनकार कर दिया था। तो उस समय मालवा और मेवाड़ के मध्य है वो युद्ध होता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न, ये कुंभा किस समय युद्ध हुआ था, ध्यान रखना है आपको। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था? बीकानेर के महाराणा अनूप सिंह? नहीं, ये तो नहीं हो सकते। मारवाड़ के जसवंत सिंह हैं, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह, आमेर के महाराजा बिशन सिंह। तो इन्होंने पूछा कि मुगल बादशाह औरंगजेब से किसने किया था, तो ये महाराणा राज सिंह एकमात्र थे जो विरोध करते थे। जजिया कर का सबसे पहले आवाज है, उन्होंने विरोध किया था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। जसवंत सिंह के जीवन में निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ऐसे प्रश्न इस बार पूछे जाएंगे। तिथि क्रम के अनुसार जसवंत सिंह के जीवन के अंदर सबसे पहले कौन सा घटित हुआ था, यह हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले कंधार अभियान पर वो गए थे, बिल्कुल सही है। 1 नंबर पे आएगा। मराठों के विरुद्ध सहायता का सहायता नहीं, शाही मुगल शिविर में लूट मचाई थी इन्होंने, यह आएगा 2 नंबर पे। उसके बाद काबुल की सूबेदारी, ये तो अंत में काबुल की सूबेदारी है, वो अंत में आई थी इस प्रकार, यानी यहाँ पर आ जाएगा 3। तो पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा, यानी पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा ये है। तो पहला, तीसरा और चौथा, यानी तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा साथियों। वो ये है कि अरुणराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरुणराज के बारे में उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, हमें बताना है। किसके बारे में? अरुणराज के बारे में हमें प्रश्न वो पूछा है। तो है राजकाल के प्रारंभ होने में उसने एक गजनवी आक्रमण को विफल किया था। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा था। किसकी बात हो रही? मालवा के जो नरवर्मन है उनको पराजित करने में, नहीं पराजित किया था, सफल नहीं हुए थे, वो तो सफल हुए थे, तो ये गलत हो गया। उसने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था, बिल्कुल सही है। अपने पुत्र के द्वारा वह मारा गया था, ये भी सही है। तो इसमें है कि क्या पूछा है, कौन सा कथन सत्य है, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही, यानी पहला, तीसरा, चौथा, पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है साथियों, बिजोलिया आंदोलन के विषय में कौन सा कथन सत्य है। हमें बिजोलिया आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है ये पूछा है साथियों। ये टेस्ट है, वो आपको कैसे लगे, आपको ये टेस्ट पूरे पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए हमने बनाए हैं, कहीं पर भी हमने कमी नहीं छोड़ी है। हाँ, हिंदी हम बात करते हैं कि करंट अफेयर के प्रश्न है वो आपको अलग से करवा देंगे। मॉडल पेपर को हमने बना लिए, उसमें कुछ प्रश्न जो मार्च में हुए हैं, अप्रैल में होंगे, फरवरी में हैं, ऐसे प्रश्नों को हम फिर से करवाने की कोशिश है, वो कर देंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिजोलिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है, हमें ये पूछा है। 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में क्षेत्र के अंदर चमरी कर लगाया था, बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज सिंह ने मेवाड़ के द्वारा नए जागीरदार ने तलवार बंधाई के रूप में रकम का भार जनता के ऊपर डाला था। पृथ्वीराज सिंह मेवाड़ के द्वारा तलवार बंधाई कर है वो जनता के ऊपर है वो डाला था। हाँ बिल्कुल, थोड़ा विरोध स्वरूप किसानों ने संपूर्ण जागीर में हल नहीं संपूर्ण कुछ तो जलाए रहे थे, जिनके पास खुद की जमीन थी उन लोगों ने नहीं, तो संपूर्ण लोगों ने जागीर नहीं, यहाँ पर गलत हो गया। पृथ्वीराज सिंह ने गलती को समझौता और किसानों से कुछ रियायतें देने की घोषणा की। हाँ, कुछ समय के लिए घोषणा की थी, लेकिन वे अपने बात के ऊपर है वो खरा नहीं उतरे थे, तो ये बिल्कुल सही है। तो पहला सही है, दूसरा सही है साथियों, और चौथा सही है, यानी तीसरा हमारे सामने गलत है। जो भी ऑप्शन में है आप इनको मिला लेना, यानी ये तो कट गया। तो इस प्रकार पहला, दूसरा और पहला ये भी कट गया, दूसरा अच्छा ये सही है, यानी 3 नंबर ऑप्शन है तो इसका सही है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है कि विजय सिंह पथिक के संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। विजय सिंह पथिक, उनके बारे में कौन सा कथन सही है। रास बिहारी बोस क्रांतिकार दल के ये संबंधित रखते थे, बिल्कुल सही है। इन्होंने विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना, बिल्कुल यह भी सही है।
इन्हें सेवा समिति की स्थापना की। हो सेवा समिति की स्थापना इनके द्वारा है, वो सेवा समिति की स्थापना की थी। एक मिनट, साधु सीताराम दास के साथ मिलकर के अखाड़ा स्थापित है, वो अखाड़ा स्थापित है, वो किया था। साधु सीताराम दास के साथ मिलकर के अखाड़े की स्थापना है, वो की गई थी। नहीं, ये सही नहीं है। ये सेवा समिति की स्थापना की इस प्रकार। पहला, दूसरा और तीसरा सही, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह एग्रीमेंट 1942 में हुआ था। इसकी स्थापना 1942 के अंदर है वो हुई थी। इसका संबंध सही नहीं है ये पूछा हमें, तो बिल्कुल सही है। इसका संबंध झालावाड़ रियासत नहीं, जयपुर रियासत से था। किससे था? जयपुर रियासत से था। एग्रीमेंट के अनुसार रियासती भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। इसमें पूछा कि कौन सा कथन सत्य नहीं, तो 2 नंबर है वो इसका सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह कि नीचे दिए गए कोड की सहायता से राजपूताना राज्यों में भारतीय संघ एकीकरण में सही कालक्रम के अनुसार है वो व्यवस्थित करना है। कौन सा पहले कौन सा बाद में है वो हुआ था। हमें कालक्रम के हिसाब से बृहद राजस्थान, मत्स्य संघ, मत्स्य का राजस्थान में समावेश, प्रथम राजस्थान संघ। तो हमें ये बताना है कि कौन सा सबसे पहले है, वो कालक्रम के हिसाब से है वो मिला था। सबसे पहले मत्स्य संघ है वो मिला, उसके बाद प्रथम राजस्थान संघ यानी बी, उसके बाद डी आ जाएगा, यानी प्रथम राजस्थान संघ बोला गया था। यह 1 नंबर, ये 2 नंबर। उसके बाद जो वृहद राजस्थान संघ बना था वह 3 नंबर और ये 4 नंबर। इस प्रकार बी डी ए और बी डी ए सी हो जाएगा। तो बी डी ए सी यानी तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है सही कथन। जमनालाल बजाज राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापक में से एक थे। हाँ बिल्कुल, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सेपथी, राम नारायण चौधरी, हरिभाई किंकर के द्वारा है वो की गई थी। दोनों कथन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है साथियों, आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। अब हम राजस्थान कला और संस्कृति के प्रश्न है वो करने वाले हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से असत्य कथन को हमें छांटना है। मुंशी महारानी की छतरी अलवर के अंदर है। मुंशी महारानी की छतरी कहाँ पर? अलवर के अंदर, बिल्कुल सही है। गोपाल सिंह की छतरी करौली के अंदर है। राम गोपाल पोदार की छतरी रामगढ़ के अंदर, इस बात का हमें ध्यान रखना है। राम गोपाल पालीवाल की छतरी है वो बीकानेर के अंदर नहीं है। यह छतरी है वो जैसलमेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है वो स्थित है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने यह रहा कि राजस्थान के किस गढ़ को धारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। चौमुहागढ़ को, गागरून का किला, बटनेर का किला या रणथंभौर का किला, किसको जाना जाता है? चौमुहागढ़ इसको जाना जाता है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है वो ये रहा हमारे सामने। मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कीजिए और सही विकल्प का हमें चयन करना है। समेदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ मरु गुर्जर शैली के का महत्वपूर्ण मंदिर है। कौन सा मंदिर है? महत्वपूर्ण मंदिर है, बिल्कुल सही है। भणदेवरा मंदिर रामगढ़ भूमिज शैली का है, ये भी सही है। 12 जिले के अंदर स्थित है। तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। वह है कि पाली जिले के बिरांटिया खुर्द में भरने वाला मेला किससे संबंधित है? जो पाली जिले के अंदर बिरांटिया खुर्द के अंदर मेला भरता है वो किससे संबंधित है, ये पूछा है। भूरिया बाबा से, दरियाव जी से, रामदेव जी से और या खेतेश्वर महाराज से। तो यह रामदेव जी से संबंध रखता है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? उनियारा चित्र शैली है कौन सा मिश्रण है? तो यह जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रण है। पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से सुमेलित मंदिर और स्थान इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? विभीषण मंदिर केतनकोटा के अंदर है। सुधा माता मंदिर बीनमाल जालोर के अंदर है। सिरमौर मंदिर है वो जालोर के अंदर स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है। कौन सा इसका विकल्प है?
वो सही नहीं है। त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर स्थित नहीं है। अगले प्रश्न, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, तो आपके सामने यह है, निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं। हमारे सामने 2 कथन हैं। वो यह है कि पहला कथन है कि दादू दयाल राजस्थान के कबीर का जन्म, दादू दयाल है वो राजस्थान के कबीर कहलाते हैं। क्या सही है? जन्म अलवर के धौलीधूप या धौलीधूप गांव में 1542 ईस्वी में फाल्गुन शुक्ल नवमी को हुआ था। क्या सही है? अगला है कि दादू ने सामान्य भाषा, जिसको सदुकड़ी में ब्रह्म, जीव, जगत और मोक्ष के उपदेश है वो दिए हैं। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, प्रश्न में हमें ध्यान रखने, बड़ी गहराई से प्रश्न को पढ़ना। दादू दयाल को कबीर का, राजस्थान का कबीर कहते हैं। इनका जन्म है वो 1542 ईस्वी के अंदर नहीं हुआ था। इनका जन्म है वो 1544 ईस्वी के अंदर है वो हुआ था। तो दूसरा ऑप्शन सही है, पहला गलत है। इस प्रकार पहला कथन गलत लेकिन दूसरा सही, यानी पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, रम्मत जो लोक नाट्य की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें एक समुदाय विशेष के लोग सहभागी होते हैं। इसमें टेरिये और गायकों की प्रमुख भूमिका रहती है। रंगमंच पर बैठे पात्र अपना मार्गदर्शन देते हैं और अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। इनकी भाषा और क्षेत्रीय रंगमंच में से एक क्षेत्र से विशेष जोड़ रखते हैं। हमें इसके अंदर क्या बताना है कि प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है रम्मत की, ये हमें बताना है। एक समुदाय विशेष के लोग नहीं, इसमें अनेक समुदाय के लोग होते हैं, जरूरी नहीं एक ही समुदाय के हो, तो ये तो गलत हो गया भाई। अगला है, इसमें टेरियां गायकों के द्वारा है वो टेरियां दी जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा, रंगमंच पर के बैठकर के ऊपर अपना प्रदर्शन करते हैं, अपने स्थान पर ही जाकर के बैठ जाते हैं। यानी एक व्यक्ति, अनेक कुर्सियां धली होंगी, वहां से उठ कर के आगे जाएगा और वहां से अपना प्रदर्शनी करके वापस अपनी कुर्सी के ऊपर जाकर के बैठेगा, बिल्कुल सही है। इसकी भाषा है वो क्षेत्रीय रंगत विशेष को जोड़ती है, यानी अपनी सदुकड़ी भाषा के अंदर अपने क्षेत्र की जो भाषा है, वहाँ के जो लोग किस भाषा में, यानी मातृभाषा की हम बात करते हैं, वहाँ की क्षेत्र विशेष की जो भाषा उसके अंदर विशेष रहती है और लोगों का आकर्षण बनाए रखती है। तो ये भी सही। इस प्रकार पहला वो गलत है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 21 हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की सहरिया जनजाति के बारे में सही नहीं है? सहरिया जनजाति है उसके बारे में इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है? पहला है कि जनजाति, पहला ऑप्शन है कि जनजाति के मुखिया को तपाड़ा कहते हो, मुखिया को तपाड़ा कहते हैं। यही थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लग रही है। चलो देखते हैं अगले प्रश्न। वे कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं परंतु अपने इष्ट देव भेरू भरानी है, बिल्कुल सही है भाई सब। अगला है कि सहरिया का निवास दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है, बिल्कुल। राजस्थान का हम दक्षिण की जो बात करते हैं यहाँ पर ये लोग निवास करते हैं। विशेष रूप से 12 जिले की शाहाबाद और किशनगंज तहसील है वहाँ पर है वो देखने को मिलते हैं, यानी 12 जिले की हम यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर हमें मिलते हैं तहसील के अंदर। इसमें चौहाटन, डोरी आदि गोत्र होते हैं, बिल्कुल ये होते हैं। इसमें हमें पूछा कि सही नहीं है, तो जनजातियों का जो मुख्य वो तपाड़ा नहीं कहलाता है, कोतवाल कहलाता है। क्या कहलाता है? कोतवाल कहलाता है। कोतवाल है वो इसका मुखिया कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर हम, यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने यह है कि कौन सा हस्तशिल्प स्थान सुमेलित नहीं है? बंधेज टाई जयपुर की प्रसिद्ध है, टाई एंड डाई मसूरिया कोटा की प्रसिद्ध है, लकड़ी के खिलौने बस्सी के हैं और तारकसी है वो उदयपुर की प्रसिद्ध है। तो इसमें हमें पूछा कि सही नहीं है। पहला सही है, केथुन ये भी सही है, लकड़ी की बस्सी की प्रसिद्ध है, तारकसी है वो उदयपुर की प्रसिद्ध नहीं है। तो यह है चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है कि दुतई, गद्दर, डगला, कानू एवं मीर काजी किससे संबंधित हैं? तलवार हैं, पगड़ी हैं, अंगरखी हैं या ओढ़नी है? तो यह अंगरखी के प्रकार हैं। दुतई है, गदर है, डगला है, कानू, मिर्जाई, ये किसके हैं? अंगरखी। पुरुष वस्त्र यानी ऊपर के हिस्से में
ऊपर का जो वस्त्र पहना जाता है उसको कहते हैं अंगरखी। अगला प्रश्न हमारे सामने यह है कि डुटकी, थड़ी एवं खेराड़ी बोलियां राजस्थान में किस बोली से संबंधित है। देखिए ये प्रश्न जो बोलियों वाला है, ये जो पहला पेपर यानी देगा उसमें, और सेकंड पेपर जिसका हिंदी विषय उसमें भी है। तो एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपको हिंदी विषय के है वो शॉर्ट नोट्स रिवीजन के तौर पे आपको करवाया जाए? अगर शॉर्ट नोट्स है वो करवाया जाए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हाँ लिख करके भेजें। हम जल्दी ही शॉर्ट जो नोट्स हैं उसका हम करवा देंगे आपको, ताकि रिवीजन हो जाए। तो ये डुटकी, थड़ी, खेराड़ी ये कौन सी बोली की है? तो यह मारवाड़ी की है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने यह है कि गोविंद गुरु के शिष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। गोविंद गुरु बंजारा जाति से थे, बिल्कुल सही है। गोविंद गुरु का जन्म 1858 ईस्वी में डूंगरपुर के पाल्टा में हुआ था। नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इनका जन्म है वो बांसिया के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पाल्टिया के अंदर नहीं हुआ था, बांसिया के अंदर है वो हुआ था। तो यही इसका गलत हो जाएगा। गोविंद गुरु ने बांसिया ग्राम में धुनी एवं निशान की स्थापना की। यह आ गया ना बांसिया, तो यहाँ पर है वो हुआ था। गोविंद गुरु ने भीलों को धर्म एवं सत्य मार्ग पर चलने के उपदेश दिए थे। तो इस प्रकार दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब हम राजस्थान भूगोल के 10 प्रश्न है वो करेंगे। प्रश्न नंबर 26 है वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। यह रहा कि राजस्थान के मरुस्थल के विषय में कौन सा कथन सही है। मरुस्थल के बारे में कौन सा कथन है वो सही है पूछा। राजस्थान में रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जिले आते हैं, बिल्कुल सही है। हम राजस्थान की जब बात करते हैं तो हम बाड़मेर, जैसलमेर, हम यहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर यानी यहाँ तक हम इसको ले लेते हैं यहाँ तक, तो ये बिल्कुल सही है। थार मरुस्थल महान ग्रेट इंडियन डेजर्ट राजस्थान का कुल भूभाग का 50% नहीं है, बल्कि 61% भाग आता है। राजस्थान का मरुस्थल जो थार मरुस्थल का बड़ा भाग है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा नहीं बल्कि सबसे बड़ा प्रथम है। राजस्थान का मरुस्थल ग्रीष्म काल में बहुत गर्म होता है। यहाँ तीव्र जलवायु का अनुभव होता है। औसत वर्षा 10 सेंटीमीटर से कम होती है। ग्रीष्म काल के अंदर है वो बहुत गर्म होता है, बिल्कुल तीव्र जलवायु का अनुभव नहीं होता है। जलवायु तो मंद रहती है और 10 से ज़्यादा होती है। गलत हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है, सूची 1 सूची 2 का मिलान करना। एक तरफ पर्वत है और दूसरी तरफ है जिले दे रखी हैं, तो हमें उनका क्या करना है? मिलान करना है। बबाई है वो झुंझुनू के अंदर, बिल्कुल सही है, 780 मीटर है। तारागढ़ अजमेर के अंदर है 873, और इस प्रकार 1 2 ही दे रखी है। तो सायराना जिसको सायरा है वो दक्षिण पश्चिमी अरवली का भाग है और 900 मीटर है, बिल्कुल सही है। रोजा भाकर जालोर का है 730 मीटर है, तो 1 2 3 4 है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, दूसरा कथन है हमें, और नीचे क्या दे रखा है? पहला और दूसरा दिए गए उपयुक्त विकल्प का हमें चयन करना है। पहला कथन है, राजस्थान मानसूनी पवनों के प्रभाव क्षेत्र में होते हुए भी कम वर्षा प्राप्त करता है। कम प्रभाव क्षेत्र में होते हुए भी कम वर्षा है वो प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है। अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा मानसून के अरब सागर की शाखा के समानांतर स्थित है, बिल्कुल सही है। क्यों करता है? देखिए इसका हम कारण की बात करेंगे। या तो इसके अंदर या तो आप क्या रखेंगे इसलिए, या इसमें क्योंकि जोड़ेंगे। तो आप अगर क्योंकि का उत्तर या इसलिए का उत्तर अगर सही सटीक बन रहा है तो आपका कारण सही है, वन्यता सही नहीं है। तो इसमें कहा कि राजस्थान मानसूनी प्रभाव होते हुए कम वर्षा प्राप्त करता है। कारण क्या है कि अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा में मानसून की अरब सागरीय शाखाओं के समानांतर है, इसलिए राजस्थान मानसूनी पवनों के प्रभाव होते हुए कम वर्षा प्राप्त करता है। तो यह विकल्प सही है और इसकी व्याख्या भी सही है, क्योंकि सही हमें प्रतीत हो रहा है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, व्याख्या भी सही है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है कि नीचे 2 कथन दे रखे हैं और हमें सबसे
आलोक में नीचे दो कथन दे रखे, हमें इसका सही बताना है। भारत की एकमात्र खारी नदी लूनी राजस्थान में थार मरुस्थल से होकर के गुजरती है। भारत की एकमात्र जिसका जो नदी है खारी नदी जिसका नाम लूनी है, वो राजस्थान के थार मरुस्थल से होकर के जाती। एक मिनट है, कहाँ से जाती है? थार से होकर के जाती है। और लूनी नदी गुजरात के कच्छ रण में समाप्त होती है। हमें क्या बताना है? सही विकल्प का हमें चयन करना है। हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहले भारत की एकमात्र लूनी नदी राजस्थान के थार मरुस्थल से होकर के बहती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यह गुजरात के रण में समाप्त हो जाती है, ये भी सही। इस प्रकार इसके दोनों ही ऑप्शन हैं वो सही है। इस प्रकार गलत ये कट गया, इसमें दोनों गलत नहीं, इसमें यानी चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इस नहर का उद्गम पंजाब के हरिके बैराज से होता है। क्या इंदिरा गांधी का वो हरिके बैराज से होता है? और अगला है, बिल्कुल सही है, हमें सत्य पूछा है। पंजाब या हरियाणा इंदिरा गांधी फीडर 170 किलोमीटर है। राजस्थान में इंदिरा गांधी फीडर की जो लंबाई है वो 38 किलोमीटर है। अगला है कि इस परियोजना के परिकल्पना रावी व्यास राजस्थान के हिस्से में 7.9 FM जल के लिए दी जाएगी। इसके अंदर ऑप्शन कहाँ गए? हमें इसके बारे में यह करना है कि इनमें से कौन सा विकल्प है वो सत्य नहीं है। हमें जो सत्य दे रखा है उसकी जगह हमें असत्य विकल्प है वो करना है, क्योंकि उद्गम पंजाब के हरिके बैराज से होता है और यह फीडर है, इसकी लंबाई 170 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान में जो इसकी नहर की जो लंबाई है वो 38 किलोमीटर नहीं है बल्कि 34 किलोमीटर है। तो यह विकल्प गलत हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? यह परियोजना पूर्व राजस्थान 13 जिलों में पेयजल समस्या को स्थायी समाधान के लिए बनाई गई थी। क्या यह स्थायी समाधान के लिए बनाई गई थी? बिल्कुल सही है। और अगला, इसमें 26 विभिन्न बड़ी एवं मध्यम परियोजना के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई हेतु उपलब्ध प्रस्ताव है, यह भी सही है। नवनेरा जो बैराज इस नदी का अभिन्न हिस्सा है वो हमें माना जाता है, ये भी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस परियोजना का राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया है। तो ये इसका पहला, दूसरा और तीसरा सही है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, यानी तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित कथनों को में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। पहला ऑप्शन कथन है, राजस्थान में खरीफ तिलहन मूंगफली तिल सोयाबीन अरंडी शामिल है। क्या शामिल है? बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन, राजस्थान में गरीब के अंदर राई सरसों तारामीरा अलसी ये भी शामिल है। इस प्रकार दोनों ऑप्शन सही है, यानी तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले गन्ने के लिए मुख्य उत्पादक है? गन्ने है वो कहाँ मुख्य उत्पादन करता है? बूंदी में, उदयपुर में करता है, उदयपुर में करता है, गंगानगर के अंदर भी होता है आजकल और चित्तौड़गढ़ के अंदर भी होता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी सभी विकल्प है वो सही है। अगला प्रश्न नंबर 35 है, वो यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा काली मिट्टी के संबंध में सत्य कथन नहीं है, यानी असत्य कथन है वो हमें बताना है। एक यह दोमट मिट्टी है, बिल्कुल सही है। इसमें कैल्शियम पोटास पर्याप्त मात्रा के अंदर मिलता है, नाइट्रोजन की इसके अंदर कमी रहती है। हाँ, ये आ गया। चूरू झुंझुनू नागौर में हो काली मिट्टी दक्षिण भाग के अंदर पाई जाती है भाई। डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर इसके अंदर काली मिट्टी है। उदयपुर सलेमपुर प्रतापगढ़ डूंगरपुर बांसवाड़ा झालावाड़ कोटा बूंदी बारा यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो चूरू के अंदर, नागौर चूरू के अंदर तो मृस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? मृस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र के अनुसार पूछा है, फॉरेस्ट एरिया पूछा है इसके अंदर कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। तो 12 में, उदयपुर में, कोटा में, अलवर में, यह उदयपुर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका
सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। नीचे 2 कोट दिए गए, उनके हिसाब से हमें सही विकल्प का चयन है वो करना है। वह है कि लोह अयस्क है वो कहाँ पर हमें तांबा तांबा, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, डेगाना, भाकरी, चौथ खबरवाड़ा, खोद रिबा और डेंगाना, डाबला सिंघाना। तो लोह अयस्क है वो डाबला सिंघाना के अंदर देखने को मिलता है, यानी पहले के अंदर 4 देखते हैं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर आ जाएगा। और अगला है कि तांबा है वो खोदरीबा के अंदर, सीसा और जस्ता है वो चौथ खबरवाड़ा, टंगस्टन डेगाना के अंदर, चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 38 हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है, राजस्थान में कौन से जिलों की जनसंख्या का घनत्व 100 व्यक्ति 95 वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है, यानी 100 व्यक्तियों में 95 से कम है वो किसका पाया जाता है, ये हमें पूछा है। 95 से कम है वो किसका पाया जाता है। जैसलमेर का है, बिल्कुल सही है। बाड़मेर का है, नहीं, जोधपुर का नहीं है, ये गलत हो जाएगा। 159 है जोधपुर का शायद। जैसलमेर का सही है, बाड़मेर का और बीकानेर का बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 भी इसी में आ गया, ऐड हो गया। प्रश्न नंबर 39 है, राजस्थान की मुख्य मंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या है। जो स्वनिधि योजना है उसका मेन उद्देश्य है वो क्या है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन, गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को सशक्तिकरण, नहीं, ये नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारों को सशक्तिकरण, ये भी नहीं है। स्ट्रीट वेंडर्स की सशक्तिकरण, ये है। गर्भवती दूध पालन, ये भी नहीं है। ये तो माँ वाउचर के लिए चालू किया गया, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब हम भारतीय राजनीति विज्ञान के प्रश्न है वो करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान और संविधानवाद में अंतर स्पष्ट करता है। संविधान विकास का परिणाम रहा है, संविधानवाद निर्मित होता है। कौन सा, क्या पूछा, अंतर स्पष्ट करने वाला सबसे मेन कारण है वो क्या है। संविधान साध्य प्रधान और संविधानम साधन प्रधान साधारण, यही सही है। संविधान विचारधारा और संघवाद नहीं, संगठन का प्रतीक है। मेन अंतर है वो ये है कि संविधान एक साध्य प्रदान है हमारे सामने, और संविधान को चलाने का, यानी जो संविधानवाद है वो साधन प्रधान धारणा है। संविधानवाद है वो साधन को लेकर के चलने वाले लोग हैं वो है। तो इस प्रकार दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट करना भाई। अगला प्रश्न है वो यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल को विधि और व्यवस्था के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व प्रदान करता है। अनुच्छेद 371 की बात है वो रे की विशेष प्रावधान है वो कौन से राज्य के राज्यपाल के पास है, वो है मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम के पास है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 42 है, केशवानंद भारती मामले में 1973 में शामिल मुख्य कानूनी मुद्दे क्या थे। केशवानंद जो भारती मामला हुआ था उसके अंदर जो मेन मुद्दे हैं वो क्या थे। केरल भूमि सुधार अधिनियम की संवैधानिक वैधता, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति की सीमा, संविधान में मूल ढांचे में सिद्धांत की स्थापना, हमें सही विकल्प का चयन है वो करना है। तो इसके अंदर जो संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति की सीमा वो है, दूसरा है कि संविधान की मूल ढांचे के अंदर स्थापना करना, ये भी है। तो दूसरा और तीसरा इसका सही है, यानी दूसरा और तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि उद्देशिका का आश्रय मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशित तत्वों की परिधि को निर्धारित करने के लिए लिया जा सकता है। क्या लिया जा सकता है। एन के रतन बनाव संघवाद, यानी इसके अंदर जो संघवाद हुआ था वो कौन सा था। तो प्रदीप बनाव भारत संघ 1989, भारत संघ बनाव खुर्शीद अहमद, यही था इसके अंदर। नहीं, क्या पूछा, इसके न्यायालय के अंदर हो उद्देशिका के अंदर रुमन उद्दीन बनाव भारत मध्य प्रदेश वाला 2020 में अभी हुआ है, ये इसके अंदर हुआ था। इसको आप पढ़ना गौर से। ये प्रश्न आपको सेकंड ग्रेड के अंदर है वो बिल्कुल रूप देखने को मिलेगा आपको, मैं कह रहा हूँ आपको 2020 में हुआ है तो ये जरूर आएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने यह है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ अनुच्छेद है, दूसरी तरफ क्या है, विषय वस्तु है, उनका हमें
मिलान है वो करना है। अनुच्छेद 112 के अंदर क्या लिखा हुआ है? 112 के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण है। 112 के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण, 109 में जो वित्तीय विवरण है तो इसके अंदर 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण 3 के अंदर है। पहले में हम 3 को लेंगे, यानी पहला कट गया और सभी में 3 है, इसमें भी इसमें भी। अगला कि अनुच्छेद 114 है उसके अंदर क्या? अनुच्छेद 114 के अंदर विनियोग विधेयक है। विनियोग विधेयक कहाँ पर? पहले के अंदर है, तो यानी 3(1), तो इस प्रकार हमारे सामने 3(1) यह कट गया, यानी ये 3 वाला कट गया, यह है अभी तक। अगला है अनुच्छेद 115 है। अनुच्छेद 115 के अंदर है वो लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान, अपवाद अनुदान, ये यहाँ पर देखने को 115 के अंदर 4 हो जाएगा। और अनुच्छेद 116 के अंदर है वो अनुपूरक जो अतिरिक्त वो होते हैं तो 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार 3(1) 4(2), 3(1) 2 4, 3(1) 4(2), यानी चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर है कि संविधान का 73वां संविधान संशोधन विधेयक संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इसे 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा के द्वारा पारित किया गया। 73वां संविधान संशोधन है किसके बारे में? ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। 73वां संविधान संशोधन किसके बारे में है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, और 74वां है वो नगरीय जो स्वशासन उसके बारे में है। तो यह 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा के द्वारा पारित किया गया और 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति है वो मिली थी। बिल्कुल सही है। हमारे राजस्थान ने कब है वो इसको लागू किया था, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि राजस्थान ने पंचायती राज जो शासन उसको सबसे पहले कब लागू किया था। अगला वो यह है कि इसे 20 अप्रैल 1993 को सरकारी राजपत्र संविधान का 74वां संविधान संशोधन 1992 के रूप में प्रकाशित किया गया। बिल्कुल सही है। संविधान के 74वें संशोधन या अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत तत्कालीन मौजूदा कानूनों में बदलाव करने की अनुमति देने के लिए 6 माह नहीं प्रदान की गई थी। यह गलत है। 6 माह के नहीं बल्कि 1 वर्ष का समय यानी 12 महीने का समय है वो दिया गया था। तो यह गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा यानी पहला और दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को धार्मिक गतिविधियों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है जो किसी व्यवस्था के अधीन है। किसके अधीन है, किसको दिया गया है, वो हमें इसके अंदर पूछा गया है। तो लोक व्यवस्था को दिया गया है, सदाचार को दिया गया है, राज्य की सुरक्षा इसके अंदर नहीं आएगी, और स्वास्थ्य का है उस स्वास्थ्य की आ सकती है, आपराधिक मुकदमे इसके अंदर नहीं आएंगे। तो पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा और चौथा इसके अंदर आते हैं। तो पहला तीसरा गलत हो गया, दूसरा गलत, पहला दूसरा तीसरा यानी चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न वो है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति है उसकी पहली बैठक है वो कब हुई थी, ये हमें पता होना चाहिए। 19 अक्टूबर 1947 को, 2 फरवरी 1948 को, 23 सितंबर 1947 को, 30 अगस्त 1947 के दिन है वो पहली बैठक है, प्रारूप समिति की पहली बैठक है वो हुई थी। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विषय संविधान की 12वीं अनुसूची के अंदर है वो संबंधित नहीं है। तो संविधान की 12वीं अनुसूची है उसके अंदर कौन से नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली बिल्कुल सही है। आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाएं बनाएगा। घरेलू औद्योगिक वाणिज्यिक परियोजनाओं का घरेलू वाणिज्यिक योजना का ये नहीं हो सकता। एक समाज में दुर्बल वर्गों के नियोजन अंतर्गत विकलांग मानसिक मंदबुद्धि व्यक्तियों को हितों की रक्षा करेगा, ये भी सही है। लेकिन जो घरेलू औद्योगिक वाणिज्य परियोजना है इनका हम नहीं कर सकते क्योंकि ये तीसरी श्रेणी के अंदर चले जाते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नहीं क्या पूछा है इसके अंदर, 1 मिनट, 12वीं अनुसूची के संबंध में नहीं है। 12वीं अनुसूची के संबंध में हमें पूछा है, सॉरी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। सार्वजनिक वितरण है वो इसके अंदर नहीं आता है, आर्थिक समायोजन के अंदर आएगा, घरेलू आ जाएगा, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा भाई। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा,
सन 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के निम्न प्रावधानों के में शामिल नहीं किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत स्थापित किया गया। कौन सा बहुमत स्थापित है, क्या पूछा, इसके अंदर शामिल नहीं किया गया, ये पूछा है, तो ये किया गया था। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, कहीं पर भी हमें आशंका नहीं है। दूसरा ऑप्शन है केंद्रीय और प्रांतीय जो परिषद है, केंद्रीय प्रांतीय परिषदों की सीटों की को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। पहला सामान्य, जिसको क्षेत्रीय आधार पर विभिन्न प्रांतों को आवंटित किया गया, बिल्कुल सही। विशिष्ट निर्वाचन मंडल मुसलमान और भूमिवत हुए थे। तीसरा था जिसको विशिष्ट बोलते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्लांटर्स एसोसिएशन, विश्वविद्यालय, पोर्ट ट्रस्ट इत्यादि थे, बिल्कुल सही है। सामान्य सीटों की संख्या, सामान्य सीटों की सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। ओहो, यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे भाई, यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। स्थानीय निकायों में निर्वाचन परिषद का गठन होता था। प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों का चुनाव करती थी और प्रांतीय विधान परिषद सदस्य केंद्रीय व्यवस्थाओं का सदस्य को चुनती थी। यहाँ पर 3 श्रेणियाँ थी और इसके अंदर हमें पूछा कि सामान्य प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष थे, तो यह गलत हो जाएगा। पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था को प्रारंभ किया गया, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की पद्धति लागू की गई थी, बिल्कुल सही है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही नहीं है, हमें यह पूछा है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को प्रमुख प्रावधान इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, ये इसके अंदर हमें पूछा है। वह कि भारत तथा पाकिस्तान नामक 2 डोमेनियन की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख है वो निश्चित की गई थी। हाँ, बिल्कुल सही है। इसमें भारत का क्षेत्रीय विभाजन भारत तथा पाकिस्तान के रूप में करने तथा बंगाल एवं पंजाब में 2-2 प्रांत बनाने के प्रस्ताव किया गया था। पाकिस्तान को मिलने वाले क्षेत्रों को छोड़कर ब्रिटिश भारत में सम्मिलित सभी प्रांत भारत में सम्मिलित माने गए, ये भी सही है। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, असम, सिलहट जिलों को पाकिस्तान में सम्मिलित किया जाना था। हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन वहाँ की जो जनता थी वो बड़ी जागरूक थी। अगला कि भारत में महामहिम की सरकार का उत्तरदायित्व तथा भारतीय रियासतों का महामहिम का आधिपत्य 20 अगस्त 1947 को समाप्त होगा। नहीं, 20 अगस्त नहीं था, यहाँ पर हमें 15 अगस्त 1947 पर था, 15 अगस्त को, तो ये गलत हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब हम करंट अफेयर के प्रश्न है वो करने वाले हैं। प्रश्न 51, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के विषय में कौन सा विकल्प सही है, हमें ध्यान से पढ़ना है और सही विकल्प का उपरोक्त में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। पहला ऑप्शन हमारे सामने ये रहा। पहला यह है कि यह योजना राज्य की आर्थिक विकास अनुसूचित यानी एससी और एसटी के लोगों की प्रभावी सहभागिता योगदान को सुनिश्चित करती है। हाँ, बिल्कुल सही है। एससी एसटी के मसीहा है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। इस योजना में मार्जिन मनी अनुदान परियोजना का 25% के बराबर 25 लाख जो कम हो दे योजना के अंदर है वो शामिल किया जाएगा, ये भी सही है। अगला है कि इस योजना में ब्याज अनुदान 25 लाख तक के लिए 9% और 25 लाख से लेकर के 5 करोड़ है तो उसके ऊपर 7% और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक है तो 6% दिया जाएगा, ये भी सही। इस प्रकार तीनों ऑप्शन है वो इसके सही है। तो तीनों ऑप्शन कहाँ पर, चौथे ऑप्शन है, तो इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने यह है कि मई 2025 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा उद्घाटन किए गए क्वांट प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है, यह अत्याधुनिक प्रायोगिक सेटअपों से सुसज्जित है। इसमें महत्वपूर्ण क्वांटम डोमेन के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन है वो डिजाइन किया गया। हाँ, बिल्कुल सही है। अगला है कि इसे क्वांटम युग के बाद अति सुरक्षित संचार को सक्षम करने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विकसित किया गया, यह भी सही। प्रकार दोनों ऑप्शन इसके सही है। अगला प्रश्न है, बजट 2024-25 के संदर्भ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
विभाग के अंतर्गत राज्य रिमोटेशन एप्लीकेशन सेंटर का उपकेंद्र राजस्थान किस शहर में स्थापित करना प्रस्तावित है? ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कहाँ पर है? ये जयपुर के अंदर हमें मिला, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना 2025 क्रियान्वयन के लिए मॉडल या नोडल एजेंसी कौन संस्था है? राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मॉडल, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। तो ये इसका जो मेन मॉडल है वो कौन सा है? तो राजस्थान जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो रहा है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, प्रश्न नंबर 55 है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के अंतर्गत महिला अधिकारिता निदेशालय, महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर के द्वारा RKCL के माध्यम से बालिकाओं एवं महिलाओं को कंप्यूटर आधारित पाठ्यक्रम को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आधारित पाठ्यक्रम प्रशिक्षण योजना के अंदर शामिल नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आपको देखने को अभी एग्जाम है उसके अंदर आपको देखने को है वो मिलेगा। तो राजस्थान राज्य सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम RSCT तो है इसके अंदर। राजस्थान राज्य वित्तीय लेखा ये भी सही है, RSCFA ये भी है। राजस्थान राज्य अंग्रेजी व्यक्तित्व विकास प्रमाण पत्र व्यक्तित्व प्रमाण पत्र इसके अंदर है। तो राज्य रोजगार संवर्धन प्रमाण पत्र इसके अंदर नहीं है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये प्रश्न आपको मोस्ट करना है। अगला प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि आवंटन नीति 2025 जिसमें से अगस्त 2025 में राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों को हमें सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं? यह नीति भूमि आवंटन नीति 2015 को प्रतिस्थापित करेगी। क्या विकल्प सही है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है। इस नीति में यानी पहले 2015 में जो भूमि नीति आई थी उसका जो रूप है वो 2025 वाली है वो लेगी, बिल्कुल सही है। इस नीति में विभिन्न सार्वजनिक सुविधाओं हेतु भूमि आवंटन संस्थागत आरक्षित DLC दर के 40% दर पर किया जाएगा। 40% दर है इसके अंदर रखा गया है कि रिको एवं आवासन मंडल को अविकसित कृषि मंडी DLC की 10% दर आवंटित की जाएगी, ये भी सही है। इस नीति के अंतर्गत आवासीय परियोजना, वाणिज्य परिसर, रिटेल, फ्यूल स्टेशन आदि भूमि आवंटन नहीं किए जाएंगे। क्यों नहीं किए जाएंगे? चौथा ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। छोटी सी बात देखो यहाँ पर पकड़ा है हमने, तो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को राज्य किसान साथी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन है वो सही है? यह सिंगल विंडो ऑनलाइन एग्रीटेक पोर्टल है जो कृषि एवं सहायक विभागों 120 से अधिक ऑनलाइन मॉडल पूरी तरह से पेपरलेस यानी ऑनलाइन सिस्टम है। फेसलेस इको सिस्टम उपलब्ध कर ऑनलाइन सिस्टम इसको कर दिया है, कागज रहित है, इसको बनाया गया है। तो पहला ऑप्शन अगस्त 2025 में राष्ट्रीय गवर्नेंस 2023-24 में गोल्ड कैटेगरी में सम्मानित किया गया ही नहीं, ये गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा नहीं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है कि विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना जिसे अगस्त 2025 में राजस्थान मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृति दी गई के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? योजना 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को वित्तीय संस्थानों के माध्यम से मार्जिन मनी एवं कम ब्याज ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में अधिकतम 2 करोड़ तक के ऋण को 4% ब्याज के ऊपर है वो अनुदान है वो दिया जाएगा। नहीं, 2 करोड़ इसके अंदर कोई प्रावधान, ये वाला गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है सहकारी मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार भारत बीज सहकारिता समिति यानी BBSSL की सदस्यता में राजस्थान देश का स्थान है। 26 अगस्त 2025 के संदर्भ में यह प्रश्न है वो पूछा है, तो पहला स्थान है इसके अंदर, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 60 है वो हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है कि राजस्थान के निम्नलिखित निशानेबाजों में से किसने अगस्त 2025 में कजाकिस्तान की सिमरकेट में आयोजित 16वीं एशियन चैंपियनशिप राइफल पिस्टल शॉटगन 10 मीटर पिस्टल पुरुष युवा में स्वर्ण पदक है वो जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर NK
बंसेल, आदि वर्षीय राठौड़, गिरीश गुप्ता या आदित्य कोरानी। तो यह गिरीश कुमार गुप्ता हैं, उनके द्वारा यह जीता हुआ है। ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ऐसा ही जो इसके अंदर आप इसमें से प्रश्न देख लेना, आप लगभग प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने, यानी अब हम विश्व का भूगोल है उसको हम पढ़ेंगे। विश्व के भूगोल, यानी पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से निम्नलिखित युगों पर विचार करना और सही विकल्प का हमें सुमेलित नहीं है, इसका हमें चयन है वो करना है। अगला है कि मरुस्थल और अवस्थित मोजावे उत्तरी अमेरिका के अंदर है, हाँ सही है। नेगेव इजराइल एशिया के अंदर है, हाँ ये भी सही है। सिम्पसन है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, हाँ। ग्रेट सैंडी चीन के अंदर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। हमें पूछा क्या है इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो चौथा ऑप्शन सही नहीं है। चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही नहीं है। केवल 2, केवल 3, केवल 1, केवल चौथा, इसके अंदर सभी 4 नहीं है। चौथा विकल्प है वो इसके अंदर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर, चौथा ऑप्शन है वो गलत है, तो इसके अंदर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का जैव विविधता तपस्थल नहीं है। कौन सा विश्व का तपस्थल है वो जैव विविधता के अंदर है वो नहीं आता। ये हमें ये पूछा है। कोकेसस आता है, न्यू कैलेडोनिया, अल्साका नहीं आता इसके अंदर। मेडागास्कर तथा हिंद महासागर तो इसके अंदर आते ही है, तो अल्कासा है वो नहीं आता है। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 है वो ये है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। महासागर, जलमार्ग और बंदरगाह कहाँ पर स्थित है ये पूछा है। उत्तरी अटलांटिक है वो लिस्बन, स्वेज नहर डाकर के अंदर है, नहीं स्वेज नहर डाकर में कहाँ है, दक्षिणी अटलांटिक के अंदर है। दक्षिणी जो अटलांटिक है वहाँ पर है, तो ये गलत हो जाएगा। दक्षिणी अटलांटिक के अंदर यही है, मोंटेवीडियो भी है और ये भी है, यानी जो स्वेज नहर है वो दक्षिण अटलांटिक के अंदर है और पारा प्रशांत मीनाल के अंदर है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अब हम राजस्थान की राजनीति विज्ञान है उसके प्रश्न करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 64 है वो आप सभी के सामने ये रहा, निम्न में से कौन सा भारत में स्थानीय शासन मेगना कार्टा कहलाता है। भारत के जो मेगना कार्टा वो कौन सा 1882 का लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव आया था उसी को मेगना कार्टा कहते हैं, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वो हमारे सामने यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन है वो सही नहीं है, हमें उसका विकल्प का चयन है वो करना है। बीकानेर राज्य परिषद 1928 में पहले अपने स्वयं ग्राम पंचायत अधिनियम था, हाँ बिल्कुल था। राजस्थान पंचायत समिति जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंदर पहले चुनाव सितंबर-अक्टूबर 1959 में हुए थे, नहीं जो पंचायत समिति, ये गलत हो जाएगा। अगला है पंचायती राज व्यवस्था का देश में उद्घाटन सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर को किया गया था, सितंबर में नहीं। यहाँ पर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव के अंदर है वो किया था, बिल्कुल सही है। 1953 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ, पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। देखिए छोटी सी जो कमी है उसकी वजह से हम गलती कर देते हैं, यहाँ पर सितंबर लिख दिया जो गलत है, अक्टूबर के अंदर हुआ था, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है कि राजस्थान में राज्य प्रशासन के संदर्भ में कथनों में विचार करना है। पहला कथन है राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना 1994 के अंदर है वो की गई थी, हाँ बिल्कुल 94 के अंदर की गई थी। अगला है कि राज्य में प्रशासन तंत्र की स्थापना हेतु राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1949 प्रख्यापित किया गया था, हाँ तभी ये हुई थी, तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। इस प्रकार दोनों कथन है वो सही है, यानी दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर है वो ये रहा, राज्य की मंत्री परिषद के संबंध में सही विकल्प का हमें चयन करना है। इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 12 है, क्या पूछा है, सही विकल्प 12, हाँ न्यूनतम 12% है, अधिकतम हमारे 29+1 यानी 30 हो सकते हैं, यानी 15% का नियम है वो रखा गया है। राज्यपाल को उसके
सभी कृत्यों को निष्पादन की सलाह नहीं क्यों देगा मंत्रिपरिषद? मुख्यमंत्री देता। राज्यपाल इसकी सलाह अंततः बाध्यकारी नहीं होती, गलत है। ये राज्य विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राज्य विधानमंडल के रूप में नहीं उत्तरदायी होती है, गलत हो जाएगा। तो हमारे इसमें पूछा है कि सही विकल्प का चयन है, तो पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 68 है, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे थे। हाँ बिल्कुल, एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो किसके समय? मोहनलाल सुखाड़िया के समय पहले मुख्यमंत्री थे, उनको मुख्यमंत्री से हटाकर के उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। पहला बिल्कुल सही है। हरिशंकर भाभड़ा राजस्थान के अब तक के सबसे लंबे उप मुख्यमंत्री, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है। इस प्रकार दोनों यानी तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 69 है कि राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की निर्हताओं के संबंध में प्रश्नों पर विनिश्चय के बारे में निम्नलिखित में से विचार करना है। पहला कथन है वो यह है कि यदि प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा कोई भी सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के खंड ए में वर्णित किसी निर्हता में, एक मिनट थोड़ी साइज छोटी कर लेते हैं। इनमें कहा कि किसी भी निर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो इस प्रश्न में विधानसभा अध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। क्या यह विकल्प है वो बिल्कुल सही है। अगला है वो यह है कि ऐसे देखिए विधानसभा अध्यक्ष है वो नहीं करेगा, इसके अंदर राज्यपाल करेगा, अंतिम निर्णय है। ये थोड़ा एक मिनट इसको हम देखते हैं। अगला है ऐसा किसी भी प्रश्न विनिश्चय से पहले अध्यक्ष निर्वाचन आयोग की राय लेगा, राय के अनुसार, हाँ राय के अनुसार कार्य करेगा, ये इसके अंदर सही है। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है वो गलत है, दूसरा सही है। प्रश्न राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार कार्य करेगा, हाँ न तो ए और न ही दो सही, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, दोनों, दूसरा ऑप्शन सही है इसके अंदर। अगला प्रश्न है वो हमारे सामने यह रहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। अनुच्छेद 315 में, अनुच्छेद 316 में, अनुच्छेद 320 में, अनुच्छेद 323 में। तो 323 के हिसाब से सौंपता है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब हम भारत के भूगोल के संबंध में हम प्रश्न करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 71 हमारे सामने ये रहा पंपोरा एवं पुलवामा के रवा जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं यह हमें पता होना चाहिए। इलायची की कृषि के लिए, अदरक की कृषि के लिए, केसर की कृषि, कपास या केसर की कृषि के लिए जाने जाते हैं। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंदर है वो नहीं आता। दामोदर घाटी उसके अंदर कौन सा नहीं आता है? बोकारो आता है, गिरिडीह है, कनपुरा, लेकिन उमरिया है वो इसके अंदर नहीं आता है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ कागज मिल है और दूसरी तरफ राज्य है। निहाटा पश्चिम बंगाल में, ब्रज राजनगर बिहार में, राजामुंदी आंध्र प्रदेश में और बल्लारपुर महाराष्ट्र में। तो हमें यह पूछा है कि इसके अंदर कौन सा है वो सही नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन है वो ब्रजनगर है, वो कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर स्थित है, उड़ीसा के अंदर। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 74 है वो यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा के अंदर पूर्व पश्चिम गलियारे के अंदर स्थित नहीं है? पूर्व और पश्चिम के गलियारे के अंदर कौन सा है वो सही नहीं है? कोटा, वाराणसी, गोरखपुर, शिवपुरी। पूर्व पश्चिम जो गलियारा है उसके अंदर वाराणसी स्थित नहीं है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम विंध्याचल मध्य प्रदेश से होता है? पार्वती का, कोठारी का, सोम का या बाणगंगा का? तो यह पार्वती नदी का है, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 जामडोली तथा उमेरन खंड किसके लिए प्रसिद्ध है? जो जामडोली है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? पोराइट, बेराइट्स के लिए, या तोपड़ा कैल्साइट के लिए या फायर के लिए? तो यह बेराइट्स के लिए प्रसिद्ध है, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 है
आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में वर्ष 2023-24 में निम्न में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र समाहित है? वो आता है गेहूं में, चावल में, तिलहन में, दाल में। तो सबसे ज़्यादा चावल पैदा हो रहा है। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है, भारत सरकार ने संघीय बजट 2025-26 में एक राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन को शुरू करने की घोषणा की। इस मिशन में कौन से मुद्दे शामिल नहीं है, उद्देश्य कौन सा है वो शामिल है, वो इसके अंदर नहीं किया गया है। इसके अंदर अनुसंधान परियोजना को मजबूत बनाना। हाँ, जुलाई 2024 से जारी किए गए बीजों में 100% से अधिक किस्मों को वाणिज्य स्तर के ऊपर उपलब्ध करना, ये मेन उद्देश्य है इसका। छोटे किसानों को 20% अनुदान सीधे उनके बैंक खातों से। छोटे किसानों को कहाँ है, ये गलत हो जाएगा। अधिक उपज देने वाले तथा कीट प्रतिरोधी, जलवायु अनुकूलन के गुणों से संपन्न बीजों को लक्षित विकास, ये सही, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संघीय बजट 2024-25-26 घोषित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में कौन सा उद्देश्य सही नहीं? हम इसका अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं। आप सोच रहे हो कि सर करंट के प्रश्न करा रहे हैं, नहीं, अर्थव्यवस्था जो आप देख रहे हो ना, भारत की अर्थव्यवस्था, हमने पूरे आपका जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए जो अर्थव्यवस्था, कृषि से संबंधित, उद्योग से संबंधित यहाँ से हम प्रश्न है वो बनाए। उद्देश्य कौन सा नहीं है? फसल विविधीकरण, फसल काटने के बाद भंडारण अक्षमता को बढ़ावा, कृषि उत्पादन को बढ़ावा, जैविक खेती के लिए अनुदान प्रदान करना, कौन सा है वो सही नहीं? तो जैविक खेती के लिए अनुदान प्रदान करना, ये इसके अंदर है वो नहीं है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 80 है, वो भारत और यूरोपीय मुक्त बाजार संघ के बीच बाजार को और आर्थिक साझेदारी समझौते के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। भारत और यूरोपीय संघ देशों के बीच पहला मुक्त व्यापार समझौते हैं, क्या ये सही है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न करना साथियों इसके अंदर। नहीं, ये गलत है। पहला कैसे होगा? इससे पहले भी हुए। यह समझौता 15 वर्षों में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश, 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगारों की सृजन उपलब्ध। हाँ, ये सही है। तो पहला गलत है, पहला गलत, दूसरा सही, यानी केवल 2 सही है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 81 है, वर्ष 2023-24 में धान में 3 सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाले राज्यों के नाम अवरोही क्रम के अंदर हमें बताना है। अवरोही यानी बड़े से छोटा, 4, 3, 2, 1 ऐसे हमें बताना है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना। तो सबसे पहले तेलंगाना आ जाएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल, यानी तीसरा ऑप्शन है राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 82 की धरती आबा जनजाति ग्राम उत्सर्ग अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित में कथनों पर हमें विचार करना। इसका उद्देश्य 7 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों जो भारत के लगभग 2/3 जनजातीय आबादी है उसको हमें लाभान्वित करना है। हाँ बिल्कुल, मेन उद्देश्य इसका। दूसरा है कि भारत के इतिहास में सबसे बड़ी जनजातीय विकास योजना, क्योंकि इसके अंदर कितने 2/3 जनजातियों को इसके अंदर ले लिया, 7 करोड़ से ज़्यादा जनजातियाँ हैं, तो मेन है, सबसे बड़ी होगी, बिल्कुल सही है। इस योजना का बजट 79,156 करोड़ है। ये भी मेन इंपॉर्टेंट बात है कि इसका बजट कितना है, कितना हम रखे हैं, तो 179 करोड़ रुपए। हाँ बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य 500 लगभग 500 550 इसके अंदर रखा है, यानी 549 जिलों में बसें, जिलों के अंदर लोग रहते हैं। 63,000 से ज़्यादा जनजातीय बाहुल्य गांधी का विकास करना, भारत के कुल जिलों का 71% कवर करना है। ये भी सही है। तीनों ऑप्शन इसके अंदर सही है, और ये एक इम्पोर्टेंट बात है, इसको आपको ध्यान रखना है साथियों। तो इसका क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने प्रश्न नंबर 83 है, और ये 83 नंबर प्रश्न आपके सामने यह है कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रति वर्ष 8% की वृद्धि दर प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो इस वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए हमें सकल घरेलू उत्पाद की विनियोग दर क्या होनी चाहिए? हमें मान लो हमने कहा कि 8% हमें वृद्धि दर प्राप्त करनी है, तो उसके लिए हमें राज्य की जो GDP क्या होनी चाहिए, वो हमें 35% होनी चाहिए। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है,
वर्ष 2026 में भारत की अनुमानित कार्यशील जनसंख्या, जो कुल जनसंख्या में तकनीक समूह के द्वारा अनुमानित की गई है, अनुमानित की गई है, तो कितनी है? 67.8%, 64.4%, 60.2 या 64.5%। तो कितनी रखी गई है? 64.5% जनसंख्या है वो इसके अंदर तकनीकी समूह के अंदर है, वो रखी गई है। चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने यह है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य क्या रखा है? किसानों को औसत भूमि सीमा में बढ़ाना नहीं, ये तो गलत है। उत्पादन जोखिम को कम करना और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करना, यह मेन उद्देश्य है इसका। कृषि ऋणों में कम करना, कृषि नहीं, दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 86। वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय समूह सम्मेलन में का मुख्य नारा क्या था? सबके लिए सहकार, सबके लिए सहकारिता के द्वारा समृद्धि का निर्माण करना, दुनिया की सहकारी संस्थाएं एक हो, सभी राज्यों को आपसी सहयोग देना। नहीं, यह था कि सबके लिए सहकारिता के द्वारा समृद्धि का निर्माण करना, यह इसका मेन उद्देश्य था। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब हम मनोविज्ञान के प्रश्न करने वाले हैं। मनोविज्ञान का पहला प्रश्न यह रहा कि शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? शिक्षा मनोविज्ञान का मेन कार्य है वो क्या होना चाहिए, यह हमें पूछा है। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित, प्रतिस्पर्धा थोड़ी करेंगे, लड़ पड़ेंगे छात्रों के मनोविज्ञान को उच्चतम शिक्षा देना, छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए गुण सीखना नहीं, छात्रों को अधिगम हेतु प्रेरित करना, यह मेन उद्देश्य है। यानी यह भी सही था, लेकिन यह मुख्य उद्देश्य यह है। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 88 की निम्न में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में हमें शामिल नहीं है? कौन सा उद्देश्य शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर शामिल नहीं है? अधिगम की प्रक्रिया शामिल है, प्रत्येक बालक के लिए प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य है, नहीं, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर नहीं है। ये अधिगम प्रक्रिया है, अधिगम करता है, हाँ, ये संविधान के अंदर है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान में नहीं। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्री हरलोक के अनुसार सही विकल्प का हमें चयन करना है। हरलोक लेडीज है, उसके हिसाब से हमें, इन्होंने वृद्धि और विकास में मुख्य भूमिका है वो निभाई थी। तो है शारीरिक विकास में क्रमिक और असंगत परिवर्तन की एक श्रृंखला शामिल होती है। शारीरिक विकास में अनुरूप परिवर्तन की श्रृंखला शामिल होती है। शारीरिक विकास में क्रमिक और सुगत परिवर्तन की श्रृंखला शामिल होती है। मूल्यांकन अपने स्वयं के, ये क्या आ गया बीच के अंदर, ये कहां से आया है? तो ये सही हो जाएगा इसका तीसरा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह चरण जिसमें व्यक्ति आत्मनिर्माण, दूसरों के सह निर्माण में मनोसामाजिक रूप में विकास देखता है। बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, किशोरावस्था में या वृद्धावस्था के अंदर? तो सबसे ज़्यादा अपने आप का, आत्म का, ये तो किशोरावस्था के अंदर देखता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था के दौरान मानसिक विकास की विशेषता नहीं? किशोरावस्था चल रही है और उसके अंदर क्या विशेषता नहीं? सबसे पहले साथियों, हम साइकोलॉजी को हल कैसे करें? तो साइकोलॉजी को अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए। बाल विकास चल रहा है, हमें सबसे पहले बालक बन जाना है, शिशु बन जाना है, किशोर बन जाए, अगर खुद के ऊपर लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से उत्तर मिलेगा। इसने कहा कि दौरान मानसिक विकास के अंदर विशेषता कौन सी नहीं है, ये हमें बताना। देखिए, तथ्यों को सामान्य बनाने में क्षमता के अंदर वृद्धि करना, हाँ बिल्कुल होती है। विविध प्रकार की समस्याओं का हल करने की क्षमता इसके अंदर हो जाती है। निर्णय लेने की क्षमता हो जाती है। अमूर्त स्थिति में निपटने के बाध्य महसूस करता नहीं। मानसिक रूप से ये अमूर्त जो दिखाई नहीं देते उनके बारे में बालक बार बार सोचता है, उसके बारे में उसको निपटने के लिए बाधा महसूस करता है। तो यह हो जाएगा इसका चौथा सही। अगला प्रश्न है, विकास की किशोरावस्था में सिर से संबंध से में शरीर अनुपात का शारीरिक परिवर्तन होता है। सिर शरीर का 1/3 होता है, सिर का 6वां भाग होता है, सिर का 8वां भाग होता है, सिर का 10वां, सिर का 8वां भाग हो जाता है किशोरावस्था के अंदर।
तीसरा ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का नियम नहीं है? सामान्यीकरण, विभेदीकरण, अंतर्नाद या अर्जन या अभिकरण, कौन सा है वो इसके अंदर नहीं है? तो अंतर्नाद है वो नहीं होता। तीसरा ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्केप फोल्डिंग की विशेषता है वो नहीं है? स्केप फोल्डिंग की इसके अंदर विशेषता कौन सी है और कौन सी है? सॉरी, ये पूछा है। आकस्मिक सहायता, बिल्कुल कोई भी बालक जैसे एक सीढ़ी के ऊपर चल रहा है और वह नीचे फिसल रहा है तो अचानक से हम भाग करके कोई बड़ा व्यक्ति उसका सहयोग करेंगे तो तुरंत आएगा। और ये मदन और दोनों के बीच में एक दीवार होगी जिसको हम स्केप फोल्डिंग बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? फील्डिंग या मंदन कहते हैं, दीवार कहते हैं। और इसके अंदर जिम्मेदारी के बाद में स्थानांतरण है, बालक है वो आगे चला जाता है। तो ये एक सीढ़ी है, मान लो ये सीढ़ी है और यहाँ पर बालक चलता 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 जा रहा है और वापस पिछड़ेगा। छोटा बालक है, मान लो वो गिर रहा है, जल्दी से हम भाग करके जाते हैं, उसको रोक लेते हैं। उसके बाद हम रोकते हैं तो हमारा एक उसके लिए क्या है? एक दीवार के रूप में खड़ी है। ये भी सही है, ये भी सही। और हम उसके बाद उसकी जिम्मेदारी का स्थानांतरण हो जाता है कि बालक अब और आगे चला जाएगा, तो ये भी सही। इस प्रकार तीनों ऑप्शन है वो सही है। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 95 हमारे सामने यह है कि प्रेरणा चक्र किस घटक के परिणाम स्वरूप ध्येयिक और मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थिति पुनः प्राप्त है वो होती है? प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रणोद और प्रेरणा। हमें पूछा है कि अभिप्रेरणा का चक्र के किस घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक और मनोवैज्ञानिक संतुलन होता है? तो प्रोत्साहन के द्वारा होता है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा थोर्नडाइक के द्वारा प्रदत्त बुद्धि का प्रकार है वो इसके अंदर नहीं है? यांत्रिक बुद्धि, शारीरिक गति बुद्धि, कौन सा प्रकार है वो इसके अंदर नहीं। यांत्रिक बुद्धि, शारीरिक गति ये इसके अंदर नहीं। सामाजिक बुद्धि थी इन्होंने, मूर्त बुद्धि थी, अमूर्त बुद्धि, 3 प्रकार थी। गेरिक और थोर्नडाइक दोनों ने 3 प्रकार है वो बताए थे। सामाजिक बुद्धि है, मूर्त है, मूर्त ये इसके अंदर नहीं है। तो पहला ऑप्शन यांत्रिक बुद्धि इन्होंने नहीं दी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, रमेश वाचनालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। धमकाने और मजाक उड़ाने के कृत्यों में भी शामिल है। उसके कृत्यों में किस प्रकार अपराधी कृत्य अंतर्गत है वो शामिल किया जाता है? भागने की प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, अधिग्रहण करने की और जालसाजी। तो वो क्या कर रहा है? आक्रामक प्रवृत्ति अपना रहा है, सभी को डरा रहा है, आक्रामक महसूस कर रहा है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। किसी देश के आर्थिक विकास को प्रदर्शित करने हेतु किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री अधिक उपयुक्त है? प्रवाह चार्ट करना, लाइन ग्राफ, मानचित्र और चित्र। क्या पूछा? किसी देश के आर्थिक विकास को हम बांट रहे हैं तो उसको हम किस प्रकार से? तो एक लाइन ग्राफ के माध्यम से आर्थिक विकास है उसको हम क्या करेंगे? जैसे ऐसे ये भारत का है और ये राजस्थान का है, तो ऐसे हम करेंगे ग्राफ के माध्यम से।